बिटिया, वहां मत जाइए, वो जंगल जिंदा है। बूढ़ी दादी ने अपनी पोती मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। मीरा ने एक पुरानी लालटेन पकड़ रखी थी, जिसकी मंद रोशनी में जंगल का रास्ता और भी डरावना लग रहा था। दादी, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी ने कहा था कि वह यही कहीं नदी पार करके लकड़ी काटने गए हैं। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। दादी ने उसे पीछे खींच लिया। नहीं मीरा, सांस लेने वाला जंगल जाग रहा है। सूरज ढलते ही पेड़ अपनी जगह बदल लेते हैं। उनकी जड़ें, जिनसे वे चलते हैं, रात में जमीन के ऊपर आ जाती हैं। और सुनो, अगर उन्होंने तुम्हें चलते हुए देख लिया, तो वे तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। मीरा ने दादी की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन डर उसके मन में बैठ गया था। तभी पास के एक पुराने पेड़ से एक सूखी टहनी तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लंबी सांस ली हो। मीरा और दादी दोनों ने कांपते हुए देखा कि उस पेड़ का तन्हा हिस्सा कुछ इंसान के चेहरे जैसा लग रहा था, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। दादी तेजी से बोली, भागो बिटिया, अब वक्त नहीं है। इससे पहले कि वे पीछे मुड़ पाती, जंगल ने उन्हें चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। जिस रास्ते से वे आई थी, वहां अब विशाल जड़ें एक दूसरे से लिपटकर एक दीवार बना चुकी थीं। और उन पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, जैसे वे एक दूसरे से बातें कर रहे हों, और उनकी बातें मीरा और दादी के नाम ले रही हों। मीरा और दादी को महसूस हुआ कि अब वे पूरी तरह फंस चुकी हैं। पेड़ों की फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वे उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हों। दादी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह जंगल की कहानियां बचपन से जानती थीं। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा, इन पेड़ों के पास सिर्फ एक ही कमजोरी है, शांत मन। ये अपनी आवाज और हरकतों से तुम्हें डराना चाहते हैं, ताकि तुम घबराकर भागो और ये तुम्हें पकड़ लें। मीरा कांप रही थी, लेकिन उसने दादी की बात पर ध्यान दिया। दादी ने लालटेन बुझा दी, क्योंकि जंगल की अपनी चमक थी, कुछ हरे और नीले रंग की। हमें धीमी चाल चलनी होगी, जैसे हम कोई हिस्सा ही न हो, दादी ने फुसफुसाकर कहा। याद रख, इनकी जड़ें सिर्फ तब चलती हैं जब ये सोचते हैं कि इनके रास्ते में कोई अजनबी है। मीरा ने लालटेन को जमीन पर रख दिया और अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और धीमी गति से, बिना किसी हड़बड़ी के, जंगल के बीच से गुजरना शुरू किया। वे हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थी, जैसे जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में चल रही हों। चलते चलते वे एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचे जो दूसरे पेड़ों से कहीं ज्यादा विशाल और डरावना था। इसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और इसका तना एक गुस्से वाले चेहरे जैसा था। अचानक उस पेड़ की आवाज गूंजी, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते।
तुम अब मेरी हो। मीरा को याद आया कि उनके गांव के लोग अक्सर जंगल को बूढ़ी आत्मा कहते थे। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए लेकिन शांत आवाज में कहा, हम अजनबी नहीं हैं। हम इसी जंगल के बच्चों के बच्चे हैं। यह सुनकर विशाल पेड़ की लाल आंखें एक पल के लिए बुझ गईं। पेड़ को लगा जैसे उसने इस आवाज को पहले भी कहीं सुना है, शायद बहुत पहले, जब जंगल अभी जिंदा नहीं हुआ था। यह जवाब एक ऐसी पहेली थी जो सीधे जंगल की याददाश्त को छू गई। पेड़ की एकाग्रता भंग होते ही दादी ने मौका देखा। उन्होंने तुरंत मीरा को खींचा और एक घनी झाड़ी की ओर इशारा किया जो पहले वहां नहीं थी। जल्दी, दादी ने कहा। जब ये सोचते हैं तो इनका ध्यान बंट जाता है और जंगल अपना रास्ता खोलता है। वे दोनों तेजी से उस झाड़ी में घुस गए। झाड़ी के पीछे एक संकरा रास्ता था जो एकदम से खुला और हवादार महसूस हुआ। वहां मिट्टी भी ताजी थी, यानी पेड़ अभी वहां नहीं पहुंचे थे। वे दोनों तब तक भागती रहीं जब तक कि वे नदी के किनारे नहीं पहुंच गईं, जहां उनके पिता अक्सर लकड़ी काटते थे। उन्होंने दूर से अपने पिता की आवाज सुनी, जो उन्हें ढूंढ रहे थे। जंगल अब उनके पीछे था, लेकिन अब उसकी फुसफुसाहट और उसका डर वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मीरा ने पलटकर देखा। उसने पाया कि जंगल की सीमा पर खड़े पेड़ अब स्थिर हो चुके थे। उनकी जड़ें जमीन में वापस जा रही थीं, मानो थककर सो गए हों। मीरा ने दादी को गले लगाया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी, बहादुरी और शांति के बल पर जिंदा जंगल के रहस्य को मात दे दी थी।